जीवंत 140 करोड़ लोगों का आत्मविश्वास है कि हम अपने देश को भी आगे चल के एक बहुत महान राष्ट्र फिर एक बार बनाएंगे, जो हमारे इतिहास में, जो हमारे विरासत में, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर रही है, उसका भी हम और मजबूती से विकास देखना चाहते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से भी विकास देखना चाहते हैं। एक प्रकार से जो माननीय श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद की बात की थी, इंटेग्रल ह्यूमनिज्म, कि व्यक्ति तभी संतुष्ट रह सकता है, खुश रह सकता है, जब उसका पूरी तरीके से विकास हो, होलिस्टिक और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। सिर्फ पैसा कमा लेना या सिर्फ धार्मिक विषयों की चिंता करना, सिर्फ सांस्कृतिक विषयों की चिंता करना यूनी डायमेंशनल नहीं है। व्यक्ति मल्टी डायमेंशनल विकास जब होगा व्यक्ति का, तभी भारत का विकास होगा। और मुझे लगता है 140 करोड़ भारतवासियों ने तय कर लिया है कि भारत में विकास भी हो और भारत की विरासत भी और मजबूत हो। विरासत और विकास के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या है? अभी 2 दिन पहले दिल्ली के रिजल्ट आए, 26 सालों के बाद वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और 2018 में ऐसा था जब 21 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार थी, और मौजूदा वक्त में एक बार फिर से आप लोग उसी 21 के आंकड़े को छू चुके हैं। तो बीजेपी के अंदर ऐसा क्या है कि लगातार 3 बार न सिर्फ केंद्र में इस पार्टी ने हैट्रिक लगाई, बल्कि देश के 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार मजबूती से बनी हुई है? मेरा मानना है कि अगर इस पूरे विषय को एक शब्द में जवाब देना हो तो वो होगा विश्वास। आज भारत के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास है कि राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। देश हमारे लिए पार्टी और व्यक्ति से ऊंचा है, और साधारणतः भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता देशभक्ति के साथ जनता की सेवा के उद्देश्य को सामने रखकर काम करता है। हो सकता है कि कुछ एकाध चार केसेस गलत भी किधर आपको मिल जाएं, लेकिन एक लोगों में विश्वास है कि अच्छे मूल्यों के साथ, अच्छे विचार के साथ लोगों के लिए चिंता करना, लोगों की सेवा करना, ये मूल भावना के साथ हर एक भाजपा का कार्यकर्ता काम करेगा। ये भी बात लोगों में लगभग एक आनंद की बात है कि यहाँ पे नेतागिरी कम और एक कार्यकर्ता की भावना से काम करता है। मैं अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आ रहा हूँ, उत्तर मुंबई में था सुबह से। मुझे लगता है सुबह से जब मैं निकला हूं वहां से 1 बजे, तब तक कम से कम 400-500 लोगों को मिला हूंगा। हर एक के साथ, ग्रुप्स में आते हैं लोग, हर एक के साथ व्यक्तिगत बात हुई, हर एक के विषय पे चिंता की, हर एक के विषय को आगे क्या कार्रवाई होनी है, कुछ विषयों पे तुरंत कार्रवाई की। एक ये जो आत्मीयता का संबंध है जो हमारे जनप्रतिनिधि और जनता के बीच बना है, वर्षों से बन रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित भाई शाह के नेतृत्व में जो पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता और जनता के बीच का संवाद, जनता के बीच का रिश्ता और मजबूत हुआ है, उसी के कारण आज जनता में लोकप्रियता प्रधानमंत्री जी की बढ़ते ही जा रही है। हर सर्वे देखते हैं तो उसमें उनकी पॉपुलैरिटी और सुधरती है। आज विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता 10 वर्ष तक बनना लगातार, ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। यकीनन साधारण से असाधारण नेता तक का ये बड़ा सफर है, न सिर्फ प्रधानमंत्री का बल्कि आपका भी, क्योंकि 3 बार आप भी अलग अलग मंत्रालय, जब से मोदी सरकार ने हैट्रिक लगाई है, बहुत बड़े बड़े मंत्रालय आपके पास रहे हैं। अब मैं आ जाती हूं मौजूदा जो मंत्रालय आपके हिस्से में है उससे जुड़े सवालों पर।
जब से राष्ट्रपति ट्रंप बने हैं अमेरिका के, लगातार टैरिफ को लेकर हिंदुस्तान को वो आंखें दिखा रहे हैं, जिसके बाद जो भारत का उद्योग जगत है वो डरा हुआ है। तो उसको कैसे भरोसे मिलेंगे? आप क्या कर रही है? ये आपको किसने कहा कि उद्योग जगत डरा हुआ है? मेरा तो लगातार उनसे संपर्क रहता है। भारत का उद्योग जगत इसमें असीम संभावनाएं देखता है, और भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों लोकतांत्रिक देश हैं। दोनों देशों में वास्तव में कोई कंपटीशन नहीं है। उनकी इकोनॉमी आज $80,000 पर कैपिटा इनकम की इकोनॉमी है। भारत $3,000 पर कैपिटा इनकम की इकोनॉमी। अब जो चीजें भारत में बनती हैं, जो चीजों में हम माहिर हैं, जो चीजें हमारी ताकत है, वो अमेरिका में कभी बन ही नहीं सकती है उस दाम पे। और जो अमेरिका से हमें मिल सकता है वो आज भारत में नहीं है, चाहे वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई सोच हो, अनुसंधान हो, चाहे वो डिफेंस कैपेबिलिटीज हो। तो हम दोनों स्पर्धा में नहीं है, हम दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलके फोर्स मल्टीप्लायर बनते हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी वहां पे कहा कि मागा प्लस मीगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड मेक इंडिया ग्रेट अगेन, जो हमारा संकल्प है, ये दोनों मिलके एक मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रोस्पेरिटी बनते हैं। और मैं समझता हूं वास्तव में अमेरिकन बिजनेस हो, भारतीय बिजनेस हो, अमेरिकन लोग हो, भारत के लोग हो, हम दोनों के आपसी संबंध इतने अटूट हैं, इतने मजबूत हैं कि हम तो इसमें अपार असीम संभावनाएं देख रहे हैं, खोज रहे हैं। और मेरा तो लगातार मिलना जुलना रहता है वहां के उद्योग जगत के लोगों से। तो एवरीबडी इज वेरी बुलिश, एवरीबडी इज वेरी ब्यूएंट, एवरीबडी इज वेरी कॉन्फिडेंट। और जो नेसेयर्स हैं, जो थोड़ी बहुत नकारात्मक सोच रखने वाले लोग हैं, वो अपनी मुंह की खाएंगे, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलन मस्क से भी मुलाकात की। हिंदुस्तान में टेस्ला को लेकर क्या है आगे की प्लानिंग? क्योंकि वो जॉब अपॉर्चुनिटी की भी बात भारत के संदर्भ में अब कर। भारत तो सभी का स्वागत करता है। भारत स्वागत करता है कि दुनिया भर से लोग भारत में आए, निवेश करें, यहाँ पे मेक इन इंडिया प्रोग्राम का लाभ लें, भारत की जो टैलेंट है, भारत की जो स्किल्स है, उसका लाभ लें। मैं मानता हूं आपके सभी दर्शक जानते होंगे कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा स्टेम ग्रेजुएट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, स्टेम ग्रेजुएट्स दुनिया के सबसे ज्यादा भारत में तैयार होते हैं। भारत में पढ़ लिख के सेवा करने के लिए तैयार रहते हैं। और वैसे उसमें 43% आर विमेन, हमारी बहनें, हमारी बेटियां 43% है उसमें। और ये ताकत का लाभ टेस्ला भी उठाए। टेस्ला भी भारत में आके अगर मैन्युफैक्चर करे तो इतनी बड़ी डिमांड है भारत में। और सरकार भी कोशिश कर रही है कि हम जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाएं। आज इतना प्रदूषण की समस्या है शहरों में, अधिकांश, आप दिल्ली से हैं, मैं मुंबई का हूं, दिन रात लोग प्रदूषण से परेशान रहते हैं, जिसके प्रमुख कारण शहरों में एक कंस्ट्रक्शन है, गाड़ियों की पोल्यूशन है। और मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बड़े रूप में मोदी जी ने गत 10 वर्षों में प्रोत्साहन दिया है। आगे चल के भी अब इतना इकोनॉमिकली वायबल बिजनेस केस बन गया है, कंज्यूमर्स के लिए इतना लाभ है इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने का, कि जितना जल्द से जल्द हम लोग भी इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ जाते हैं वो देश हित में होगा। तो टेस्ला का भी हम स्वागत करते हैं। हम विश्व की हर उस कंपनी का स्वागत करते हैं जो भारत में आए, या निवेश करे, या मैन्युफैक्चर करे। अगर कोई वस्तु भारत में कंपेटिटिवली नहीं बनती है, अगर कोई वस्तु ऐसी है जहां पे हमारे पास स्किल सेट्स नहीं है, तो वो विदेश से लाएंगे। वी आर नॉट एंटी इंपोर्ट्स। कोई हर एक चीज इंपोर्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं हो ये भी जरूरी नहीं। जहां हमारी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है वो चीज हम यहां पे अच्छी तरीके से बनाएंगे। जहां कंपैरेटिव स्ट्रेंथ अमेरिका की या यूरोप की या जापान की ज्यादा है, वो वहां से बन के आएगा।
ऐसे ही आदान प्रदान करके विश्व में हमारा परचम लहराएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारा योगदान बढ़ेगा, उसी से हमें और मौके मिलेंगे रोजगार के, कारोबार के, उद्योग के, व्यापार के। और देश जो आज विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था है, वो आगे चल के इसी प्रकार से आगे आने वाले अमृतकाल 20-22 सालों में एक 30-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, यानी आज से 8 गुना बड़ी विश्व शक्ति बने, इसके लिए हम सब दिन रात काम कर रहे हैं। सरकार की ओर से बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं और सपने नहीं, माफ करिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं बहन, ये हकीकत है, ये होगा और हम सब 140 करोड़ देशवासी करके दिखाएंगे। अब देश भी यही कामना करेगा कि हम इस तरीके से अपनी तरक्की को आगे लेकर जाएं। अमेरिका में यूएस एड को लेकर बहुत सारे सवाल वहां पे पनपे और हिंदुस्तान के भीतर उसको लेकर राजनीति हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत की चुनाव को भारत में तो कोई राजनीति नहीं हो रही है, भारत के लोग बिल्कुल स्पष्ट है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप करना एक लोकतांत्रिक देश में पूरी तरीके से नामंजूर है। भारत के लोगों को इन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए, जिन्होंने भी ऐसे विदेशी पैसा लेके भारत को अस्वस्थ बनाने की, भारत में तकलीफें लाने की कोशिश की है, इनका पर्दाफाश होना चाहिए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं ये ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो चाहेगा नहीं कि इनके ऊपर कार्रवाई हो। बिल्कुल, अमेरिका का किसी भी तरह का हस्तक्षेप हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में क्यों हो, लेकिन इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं? जो ट्रंप कह रहे हैं, क्या आप उनकी बात से सहमत हैं कि जो बाइडेन की ओर से ये सब कुछ करवाया गया है? अब ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करके ही तय करेंगी कौन सी ताकतें हैं, कौन सी नहीं है। लेकिन दो चीजें स्पष्ट हैं। एक तो जॉर्ज सोरोस जैसे जो ताकतें अमेरिका में एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, उनके जो मित्र भारत में जयचंद बने हुए हैं, उनका पर्दाफाश जनता के बीच में होना आवश्यक है। जो लोग ऐसे दोस्त रखते हैं जो विश्व पटल पर भारत के लिए बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, ऐसे लोगों पर भारत में भारत के लोगों को चिंता करनी चाहिए ऐसे ताकतों से, और ऐसे लोगों को आवश्यक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे ताकतों के ऊपर अंकुश लगना चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब भी आती थी सामने, उसके बाद हमने देखा भारत के शेयर बाजार में किस तरह का हाहाकार, उद्योगपतियों को लेकर बहुत सारे सवाल, और अब तो वो बंद हो गई है। तो भारत सरकार ने भी बड़ी राहत की सांस ली होगी। नहीं, हमें कोई उससे लेना देना नहीं था, लेकिन ये भी एक संभावना है कि ऐसी जो एफर्ट्स थे, जो कोशिशें थी भारत की अर्थव्यवस्था को तकलीफ देने की, ये भी एक शायद उसी सोच के लोगों की रणनीति हो सकती है। आप सोचिए, जब पार्लियामेंट सेशन शुरू होना होता था, जब कोई विशेष भारत की उपलब्धि सामने आती थी, कोई बड़ी चीज भारत में होने जा रही थी, तब ऐसी ताकतें अपना सिर उठाती थी। तब तक हिंडनबर्ग या ये जो लोग एंटी इंडिया फोर्सेस, एंटी नेशनलिस्ट लोग थे, ये इन चीजों को उजागर करते थे। और तब पार्लियामेंट में राहुल गांधी समेत विपक्ष बार बार डिस्टर्ब करके हाउस नहीं चलने देता था। एक प्रकार से देश की विकास यात्रा को ऑब्स्ट्रक्ट करने का, उसमें अड़चने लाने की एक कोशिश थी। राहुल गांधी किससे मिले हुए हैं? किसकी ओर आपका इशारा है? किसकी ओर क्या, ये तो बड़ा स्पष्ट है, पूरी दुनिया ने देख लिया है किस टाइप के लोगों को वो विदेश जाके मिलते हैं, कैसे वो विदेश जाके एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ लंचेस और ब्रेकफास्ट करते हैं, कैसे उनके मित्र जो विदेश में बैठे हैं भारत के बारे में बुरा बोलते हैं, जो लोग भारत के लिए बुरा बोलते हैं उनको और प्रोत्साहन देते हैं। सैम पिट्रोडा बैठे हैं उनके वहां पे, जो उनके सो कॉल्ड ओवरसीज काम को देखते हैं, उनके एक एक वक्तव्य को देख लो। उन्होंने तो यहां तक कि हम सबकी चमड़ी के रंग के ऊपर देश को बांटने की कोशिश की। तो मैं समझता हूं इन लोगों को टॉलरेट करना नहीं चाहिए, और यही है वजह जो आपने शुरुआत की थी कि बार बार फिर भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को विश्वास आता है, बढ़ता है। इसीलिए हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीते,
महाराष्ट्र की विजय तो हम सब यहां जो बैठे हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। ये मुंबई में हो रहा है, जो स्वीप हुई है महाराष्ट्र में 235 सीटें 288 में से 90% भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, इसलिए कि जनता को ध्यान में आया ये फेक नैरेटिव जो कांग्रेस और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद चंद्र पवार जी जिस प्रकार के फेक नैरेटिव से लोगों को गुमराह किया था, उनका पर्दाफाश हुआ और जनता ने, शायद पहली बार होगा, असेंबली में लोकसभा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुई और उमड़ उमड़ के लोग आए कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी को सबक सिखाया जाए। और दिल्ली का तो 27 वर्ष के बाद ऐतिहासिक 48 सीटें जीतना छोटी मोटी विजय नहीं। आपके चैनल में भी सर्वेस थोड़ा कोशिश कर रहे थे, क्या कांटे की टक्कर है वगैरह। हमें स्पष्ट था कि माननीय अमित भाई शाह, प्रधानमंत्री जी, सबको स्पष्ट था कि जिस प्रकार से कुकर्म अरविंद केजरीवाल जी ने किए, जो भ्रष्टाचार के कांड, जिस प्रकार से दिल्ली वासियों को विकास से वंचित रखा, दिल्ली के लोग इसको टॉलरेट नहीं करेंगे और अवश्य सजा देंगे और सजा दी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी या फिर राहुल गांधी की बात करूं तो कोई एक आइडिया अगर इस मंच से आपको देना हो उन्हें, क्या कहना चाहेंगे, क्या होगी सलाह आपकी? सबसे पहले तो मुझे लगता है उन्होंने देश के प्रति अपनी भावना ठीक रखनी चाहिए। उनके एक नेता ने देश हित में बयान दिया हाल में ही और कहा कि अगर मोदी जी की मीटिंग प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ अच्छी हुई है, जिसका हम सब साक्षी हैं, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक कॉन्फिडेंस जाहिर किया गया कि हम बायलैटरल ट्रेड को 200 बिलियन से बढ़ा के 2.5 गुना यानी 500 बिलियन, ऐसा इतिहास में बड़े कम पार होता है कि 5 साल के अंदर 2.5 गुना व्यापार बढ़े दो देशों के बीच। इस पे अगर कोई अच्छा बोले तो उसके बारे में भी अगर राहुल गांधी जी को तकलीफ हो तो ये कभी भी एक राजनीतिक पार्टी को आगे बढ़ाने में फायदा नहीं होगा। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति पे अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करेगा या देश को बांटने की कोशिश करेगा, अगर कोई धर्म और जाति या रंग और प्रदेश और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कोशिश करेगा, तो 140 करोड़ भारतवासी कभी भी उनको टॉलरेट नहीं करेंगे। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को सर्वप्रथम भारत, भारतीयता, भारत की एकता और एकजुटता, भारत के लोगों की क्षमता, उसको रिस्पेक्ट, उसको आदर, उसको सम्मान देना सीखना पड़ेगा। राहुल गांधी और विपक्षी दलों की ओर से आप लोगों पर निशाना साधा जा रहा है, डंकी रूट से जो लोग अमेरिका पहुंचे और फिर उनके डिपोटेशन की पूरी प्रक्रिया चल रही है, मिलिट्री फ्लाइट से उनको लेकर आना, हाथों में पैरों में जंजीरें जकड़ के रखना, इसको लेकर निशाना साधा जा रहा है और सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हमारी सरकार, जो हमारे भारतीय हैं, वो इस तरह से हिंदुस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे? मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति ने इलीगल तरीके से दूसरे देश में प्रवेश नहीं करना चाहिए। हम भारत में टॉलरेट नहीं करते हैं कि विदेश से कोई व्यक्ति भारत में आके इलीगल इमिग्रेंट बने, वैसे ही हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि कोई भारतीय कोई और देश में जाके इलीगल इमिग्रेंट बने। और मुझे लगता है कि भारत सरकार इस विषय में बड़ी स्पष्ट है। हमने कभी डबल स्टैंडर्ड्स या दो अलग अलग व्यू पॉइंट नहीं रखा है कि भारतीय दूसरे देश में जा सकते हैं इलीगली, पर हम दूसरे देश के लोगों को आने नहीं देंगे। जो लोग ऐसे डबल स्टैंडर्ड्स रखते हैं, उन्होंने, मुझे लगता है, इस प्रकार का स्पष्टीकरण करना चाहिए कि क्या वो फिर रोहिंग्या या विदेश से जो इलीगल इमिग्रेंट्स भारत में हैं, जो बांग्लादेशी इलीगल आके भारत रहते हैं, क्या वो उनका भी सपोर्ट करते हैं? जो इस तरह के एजेंट्स हैं, उन पर लगाम लगा पाने में, उनको रोक पाने में सरकार को क्यों नहीं कामयाबी? एकदम अवश्य इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जितने लोगों को गुमराह करके ऐसे बाहर लेके गया है लोग, जो एजेंट्स लेके गए हैं, जो भी अगर कोई ऐसे झांसे में आए या जिसके साथ छल हुआ है, उन्होंने अवश्य पुलिस में
और होम मिनिस्ट्री में कंप्लेन करना चाहिए और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं अनुरोध करूंगा पंजाब की सरकार को भी, जहां से काफी बड़े पैमाने पे इस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं, कि पंजाब सरकार ने भी ऐसे सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आप यहां से सीधे, जब हमारे कार्यक्रम का समापन होगा, आपको चंडीगढ़ जाना है किसानों से मुलाकात करने के लिए। किसानों तक अपनी बात को पहुंचा पाने में सरकार क्या कामयाब हो रही है या कई ऐसी कमियां हैं? क्योंकि विरोधी दलों की ओर से किसानों के मुद्दे पर भी आप लोगों को संसद से लेकर सड़क तक लगातार घेरा जा रहा है। भारत में कितने राज्य हैं बहन जी? कितने? 28 राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं। हम महाराष्ट्र में बैठे हैं, तमिलनाडु तो कांग्रेस की सरकार है, डीएमके कांग्रेस। केरल में कम्युनिस्ट की सरकार है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है। झारखंड में कांग्रेस की और हेमंत सोरेन की है। आपने किधर भी देश में इस प्रकार का कोई किसानों के बीच में असंतोष या आक्रोश देखा है क्या, सुना है क्या? मुझे लगता है कि भारत के किसान अगर हमसे खुश नहीं होते तो क्या हम तीसरी बार केंद्र में या महाराष्ट्र में 288 में से, दिल्ली में फिर एक बार, हरियाणा तो सटा हुआ है पंजाब से, कृषि प्रधान प्रदेश है, क्या हम इतनी प्रचंड बहुमत किसान के आशीर्वाद के बगैर ले पाते क्या? ये स्पष्ट बताते हैं भारत के किसान प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों से संतुष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जितना भारत के किसानों के लिए किया है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज के पहले कोई प्रधानमंत्री ने इतना काम किसानों के लिए नहीं किया। और भ्रमित करना, छल करना, किसानों को बोलना हम 5 लाख करोड़ का लोन वेवर करेंगे, 2013 में कहा था 35,000 करोड़ का लोन वेवर किया। कई प्रदेशों में बड़े बड़े सपने दिखाए गए किसानों को, सब चकनाचूर हो गए। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं चुनाव के पहले कई इन विपक्षी पार्टियों द्वारा, कभी पूरे नहीं किए। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक, जिसको कहते हैं ना, कॉलिंग कार्ड है, एक विशेषता है कि जो कहते हैं वो करते हैं। और प्रधानमंत्री जी कभी कोई बात ऐसी नहीं कहते जो वो नहीं करते या नहीं कर पाते। तो देश के किसानों को उन्होंने कहा था 6,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान के रूप में, खैरात नहीं है, उनको सम्मानित किया गया है किसानों को उनके योगदान के लिए, देश के लिए। 2018 दिसंबर से शुरू हुआ, आज 7वां साल है, लगातार उनको मिल रहा है। 24 तारीख को यानी परसों एक और किश्त हमारे किसानों को भागलपुर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और पूरी डिजिटल टेक्नोलॉजी से, ये कांग्रेस की तरह नहीं है जो कहते थे भाई हम 100 रुपए बेचते हैं, 85 रुपए हमारे दलाल, कांग्रेस के दलाल, कांग्रेस के बिचौलिए, कांग्रेस के लोग खा जाते हैं। हमारे शासन में एक एक रुपया जो जनता का, टैक्स पेयर्स का पैसा सरकार को मिलता है, एक एक पैसा का हिसाब दिया जाता है, एक एक पैसा जनहित और देश की सेवा में लगता है, चाहे वो देश के लोगों के जन सेवा के कार्य हो, लोक कल्याण के कार्य हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना हो, चाहे एमएसएमई को सपोर्ट करना हो, किसानों को मदद करनी हो, मुफ्त में घर देने हो, मुफ्त में स्वास्थ्य सेवा देनी हो, नल से जल पहुंचाना हो, कुकिंग गैस कनेक्शन देना हो, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में भोजन देना हो, यह सरकार 140 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव एक ऐसे स्थान पे खड़ा कर देखना चाहती है कि 140 करोड़ भारतवासी बड़ी आशा, बड़ी अपेक्षा, बड़ी छलांग के लिए तैयार हो और अपनी मेहनत के बलबूते पे इस देश के विकास की यात्रा में अपना योगदान दें और भारत को 2047 तक एक विकसित देश, एक विकसित राष्ट्र, एकता और एकजुटता के साथ 140 करोड़ लोग मिलके एक एक कदम आगे उठाएं, तभी देश 140 करोड़ कदम
आगे बढ़ेगा। इसी वजह से शायद देश के, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि 28 राज्यों और विधानसभा वाले 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो आप लोगों का राज्य 21 जगहों पर है। और जो अपेक्षाएं आप लोगों ने चुनावों के दौरान लोगों के जहन में डाली, उन उम्मीदों पर आप पूरी तरह से खरे उतरे और अटल जी के शब्दों में कि स्वप्न देखा था कभी जो आज हर कड़कड़ में है, एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत धन्यवाद आइडियाज ऑफ इंडिया के इस मंच पर आने के लिए, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं दरख्वास्त करूंगी सुमंतो दत्ता जी से, सीईओ एबीपी नेटवर्क।